टीचिंग आप लोग का स्वागत है। आज देखिए हम लोग क्लास 10th के साइंस यानी कि साइंस में हम लोग रासायनिक केमिस्ट्री देखेंगे, जिसमें कि केमिस्ट्री में जो है हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में देखेंगे। ठीक है, हम इसको जो है ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, लेकिन हमको कुछ काम लग गया, जिसके कारण से हम MP आ गए हैं, एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, इसीलिए जो है हम जो है इसको एक तरह से PDF के फॉर्म में आप लोग को पढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर घर जाएंगे, 5 तक घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद फिर जो आप लोग को हम जो है फिर से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को हम इसको बता दिए थे, लेकिन फिर से एक बार हम शुरू से बताते हैं। कहता जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, यानी रासायनिक परिवर्तन होता है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या कह सकते हैं, अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया पूछेगा किसे कहते हैं, तो याद रखना इसका परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये आता है लिखने के लिए बोर्ड में। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखिएगा कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए एक पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक से अधिक पदार्थ है, दो गो पदार्थ है। कहता है एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक, यहाँ पर देखिए एक गो पदार्थ था, यहाँ पर दो गो बना दिया, और यहाँ पर देखिए दो गो पदार्थ था, एक गो बना दिया। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि जब एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर बना दिया है इस तरह से, इसको अभिकारक कहते हैं, इधर वाला अभिकारक कहते हैं, इधर वाला क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे कि एग्जाम्पल में याद रखना, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। उसी तरह हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है H2O यानी जल बनाता है। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अभिकारक बताएं, जो बाईं ओर होता है उसको अभिकारक कहते हैं। अभिकारक याद रखना है किसको कहें, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, याद रखना। अब प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। इसके बारे में बता चुके हैं ब्लैक बोर्ड पे, इसको एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में हम बता रहे हैं। ठीक है, अगला कहता है मैग्नीशियम रिबन को रासायनिक क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। याद रखना है, मैग्नीशियम रिबन है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, यहाँ पर जो है याद रखना, मैग्नीशियम जब जल से अभिक्रिया करेगा, यहाँ पर मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, और जब मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। याद रखना, MgOH का होल 2, याद रखना है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप टोटल 5 तरह की घटना घटता है, उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख रहे हैं। देखिए, पहला है अवस्था में परिवर्तन। पहला क्या होता है, अवस्था यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि जानते हैं H2 हाइड्रोजन गैस है, O2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर गैस और गैस मिल करके H2O माने जल बन गया। यहाँ पर जो है द्रव बन गया, यानी कि गैस और गैस मिल करके क्या बन गया, द्रव बन गया। इस तरह से अवस्था उसका बदल गया। तो यहाँ पर समझ सकते हैं अवस्था परिवर्तन होता है ना, ठोस द्रव गैस, उसी तरह से। और दूसरा जो है रंग में परिवर्तन। दूसरा कौन सा परिवर्तन है, यहाँ पर समझिएगा, दूसरा है रंग में परिवर्तन। दूसरा कौन सा परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन। यहाँ पर देखिएगा रंग में परिवर्तन मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण जैसे कि कॉपर सल्फेट लिए हैं, उसका रंग होता है नीला। याद रखना है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला। उसमें जो है लोहे की छड़ मिलाएंगे, यानी कि लोहे की छड़ डालेंगे तो कॉपर सल्फेट से यहाँ पर जो है फेरिक यानी कि क्या कहते हैं, FeSO4 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है FeSO4 यानी और Cu। यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है, परंतु लोहे की कील डालने पर उसका रंग भूरा या हल्का हरा हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना है, यानी यहाँ पर भी रंग में परिवर्तन हो गया है। अगला है तीसरा, गैस में परिवर्तन। तीसरा कौन सा है, गैस में परिवर्तन, गैस का निकलना या उत्सर्जन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं ऐसी है जिनमें गैस की उत्पत्ति होती है, जैसे कि Zn, यहाँ पर जो है जिंक है, जब धातु से अभिक्रिया करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा, यहाँ पर याद रखना जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यहाँ पर भी देखिए H2 यानी जिंक है, और यहाँ पर अम्ल यानी जिंक, याद रखना है, यानी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जब तीर का निशान ऊपर की ओर होगा समझ आइएगा यहाँ पर जो है कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ है। ठीक है,
इस तो समझ गए होंगे। यहाँ पर गैस की उत्पत्ति होता है, तीर का निशान ऊपर है तो गैस निकल रहा है, ठीक है। याद रखना है कि धातु जब अम्ल से विक्रिया करता है ना तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला अवक्षेप का बनना, अगला कौन सा अवक्षेप। अवक्षेप जानते हैं, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। अवक्षेप क्या है, एक ठोस पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक होकर नीचे ठोस रूप में बैठ जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए NaCl, यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड है, उसका घोल है, और AgNO3 से अभिक्रिया क्रिया, तो यहाँ पर देखिए Na प्लस में होता है, Cl किस में होता है, Na प्लस में, Cl किस में होता है, माइनस में होता है, और यहाँ पर Ag प्लस में होता है और Na किस में होता है, माइनस में। प्लस वाला माइनस से अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ प्लस वाला जो है NaNO3 से अभिक्रिया कर लिया, और यहाँ पर Ag जो है Cl से विक्रिया किया, AgCl। तो यहाँ पर जो है उसी तरह यहाँ पर अवक्षेप यानी कि तीर का निशान किधर हो गया, नीचे। समझिएगा कि कौन सा विक्रिया है, अवक्षेपन अभिक्रिया, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। अब दूसरा देखिए यहाँ पर, तीसरा है ताप में परिवर्तन। तीसरा कौन है, ताप में परिवर्तन। याद रखना है, ताप में भी परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। देखिए क्या होता है ताप में परिवर्तन, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है इस लाइन, ठीक है। देखिए क्या होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। जैसे कि जानते हैं कि जैसे कि ताप में जो परिवर्तन होता है, ताप घट जाता है या फिर ताप बढ़ जाता है, ठीक है। ताप में परिवर्तन मतलब क्या हुआ, ताप का बढ़ना या ताप का घटना, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है CaO यानी क्या है, बुझा हुआ चूना, जब जल से विक्रिया किया। याद रखना है, जब जल से विक्रिया करता है तो यहाँ पर बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ CaO मतलब कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से विक्रिया करता है तो उसमें जब जल मिलाते हैं, बिना बुझा हुआ चूना में जब जल मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है, प्लस में उसमें उष्मा उत्सर्जित होता है। यहाँ पर उष्मा निकल गया, तो यहाँ जो है ताप बहुत बढ़ गया, यहाँ पर जो है ना ताप क्या हुआ, बढ़ गया, इसलिए इसको उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। इसको कौन अभिक्रिया कहेंगे, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। यहाँ पर याद रखना आप लोग को, उष्मा जब इधर रहेगा, ठीक है, उष्मा जब इधर रहेगा तो समझ जाना है कौन सा विक्रिया है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। उष्मा देखिए यहाँ पर तीर का निशान जो है इसके इधर है ना उष्मा, तो याद रखना है ताप में वृद्धि हुआ जिसके कारण से इसको उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ताप में परिवर्तन हुआ, इसलिए यहाँ पर लिख दिए, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। यहाँ पर जो बुझा हुआ चूना हुआ, ये जो बना, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, दीवार की सफ़ेदी करने के लिए। इंपॉर्टेंट है लाइन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए मीथेन जब ऑक्सीजन से विक्रिया किया, यहाँ CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा यहाँ पर निर्माण करता है, ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला है दीवार की सफ़ेदी। अगला है जब बुझा हुआ चूना जब कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करता है। याद रखना है, जब बुझा हुआ यानी चूना जब बुझ गया, चूना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल 2। ये जब विक्रिया करता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, CaCO3 और प्लस में जल बनाता है। यहाँ पर देखिए इसके बारे में लिख दिए हैं, यहाँ पर समझिए क्या लिखे हैं, देखिएगा क्या कहता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यहाँ पर वही लिखे हैं, यहाँ पर देखिए लिखे हैं ना, यहाँ पर क्या लिखे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर के साथ अभिक्रिया के साथ धीमी से अभिक्रिया करके दीवारों को कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट एक परत बन जाती है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। यहाँ पर दीवार क्या होता है, चमकने लगता है, ठीक है। इसको जो है कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, यहाँ पर उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के कारण से, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हुआ था। अगला है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी निकलता है, उसे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया अभी बताए हैं उसके बारे में। यहाँ पर उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का ये भी एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब जो है उष्मा शोषी के बारे में देखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा इससे इंपॉर्टेंट और लाइन है, याद रखना है, श्वसन जो होता है ना, एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा श्वसन कौन सा अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपीय। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का है। याद रखना, कंपोस्ट बनना ही, साग सब्जी जो सड़ जाता है उससे गैस निकलता है ना एक तरह से, यहाँ उष्मा निकलता है, उसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है। उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला कौन है, उष्मा शोषी। जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण होता है और जहाँ पर उष्मा का उत्सर्जन होगा उसको उष्मा क्षेपी कहेंगे। जहाँ पर उष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, उसमें उससे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। याद रखना, उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना। देखिए यहाँ पर जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको उष्मा दिए, यहाँ पर क्या बन गया, CaO प्लस CO2 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्या कहते हैं, CO2 मतलब हुआ
कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। तो यहाँ पर ऊष्मा दिए KCl, जब ऊष्मा देंगे तो यहाँ पर KCl प्लस O2 यहाँ पर टूट गया, यहाँ पर ऊष्मा दिए तब ही टूटा, तो इसी को कहते हैं कौन सा अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। देखिए क्या कहता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट एक तरह से हो जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्रों सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। पूछेगा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हो गया। यहाँ पर शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, इसका संकेत H2 होता है, ऑक्सीजन उसका संकेत क्या होता है, O2 होता है, और यहाँ पर जो है मिल करके जल बन गया H2O। यहाँ पर जो है सबका संकेत लिखे हैं कि नहीं, तो इसी को रासायनिक समीकरण कहेंगे, याद रखना। उसी तरह से यहाँ पर देखिए H2 हाइड्रोजन और Cl2 क्लोरीन, जब अभिक्रिया किया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया, तो यहाँ पर जो है ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, रासायनिक समीकरण कहलाए। इसको कौन सा समीकरण बोलेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, कौन सा समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिनमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। याद रखना, जिसमें कि दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा, उसको कौन सा समीकरण कहेंगे, यहाँ पर रासायनिक समीकरण। जैसे H2 और O2 मिलकर के H2O बनाया, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु मिल गया, तो क्या बन गया, यहाँ पर दोनों तरफ बराबर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 गो था, इसलिए यहाँ पर आगे में ऑक्सीजन दे दिए हैं, ठीक है, 2 गो, तो यहाँ पर दोनों तरफ बराबर हो गया। इसी तरह से सब जो है आप लोग को यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। अगला जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसके बारे में जानते हैं। असंतुलित में क्या होगा, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन H2 है प्लस Cl2 HCl बनाया है, यहाँ पर जो ये कौन सा अभिक्रिया हुआ है, वो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अगला है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यहाँ पर समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला है संयोजन अभिक्रिया, या इसी को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, तो याद रखना है। पहला ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो है 2 गो, छोटा छोटा याद रखना है, इसमें कि 2 गो अणु मिलेगा, तो यहाँ पर जो है एक तरह से बड़ा सा बनाएगा, क्या गो, एगो बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CaO H2O, यहाँ पर ये देखिए एक एगो बनाया कि नहीं, यहाँ पर देखिए एगो मिला है, यहाँ पर 2 गो मिल गया, यहाँ पर एगो बड़ा बना दिया, यहाँ पर देखिए एगो है, यहाँ पर एगो 2 गो मिल गया, तो यहाँ पर एगो बना के नहीं। इस तरह से यहाँ पर देखिएगा, समझ में आना चाहिए कि संयोजन में या संश्लेषण, संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना, तो यहाँ पर जुड़ना लिखे हैं ना, इसमें क्या होगा कि 2 गो मिल करके जो है एकल उत्पाद का निर्माण करेगा, वही लिखे हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 गो भी हो सकता है या 2 से अधिक भी हो सकता है, मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर समझ गए होंगे, इसके बारे में आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये सब बता चुके हैं वैसे, लेकिन एक बार फिर से हम बता रहे हैं। देखिए अगला है वियोजन, वियोजन को ही अपघटन कहते हैं, ठीक है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के बड़े अणु को टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल तत्व या यौगिक का निर्माण होता है, उसे वियोजन कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला देखिए ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, दूसरा वैद्युत अपघटन, तीसरा प्रकाशीय अपघटन, याद रखना है। वैसे देखिए ऊष्मा के द्वारा जिसमें टूटेगा ना, उसको ऊष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। देखिए लिख दिया पर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने से टूटता है, तो उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सभी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसी को यहाँ पर देखिए जैसे ऊष्मा के देने से टूटा है। देखिए यहाँ पर पहला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब ऊष्मा दिए तो यहाँ पर CaO और यहाँ पर CO2 में टूट गया, ठीक है। यहाँ पर KClO3 इसमें ऊष्मा दिए तो यहाँ पर जो है KCl प्लस O2 में टूट गया। उसी तरह से ये सब जो एग्जाम्पल को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें ऊष्मा दिए हैं तो इस तरह से टूट गया है। अगला है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसको कहेंगे, जो कि विद्युत के द्वारा टूटेगा, ठीक है। विद्युत धारा देंगे तो उसके द्वारा टूटता है, तो इसको वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो वैद्युत धारा के द्वारा 2 भागों में टूट जाता है, उसे वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl, इसमें विद्युत धारा दिए Na प्लस Cl में टूट गया। Na को अब कैथोड प्लस चार्ज है इसलिए इसको कैथोड बोलेंगे, अब माइनस वाला को एनोड कहते हैं। माइनस वाला क्या बोलेंगे, एनोड। यहाँ पर उसी तरह से दूसरा भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगला है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश की
प्रकाश देने से जो टूटता है उसको प्रकाशीय अवघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, यानी प्रकाश देने से टूटता है, उसे प्रकाशीय अवघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखिए प्रकाश दिए हैं, जैसे AgCl है, इसमें सूर्य का प्रकाश दिए हैं, तो यहाँ पर क्या टूटा, Ag प्लस Cl। यहाँ पर क्या टूट गया, Ag प्लस Cl में। यहाँ पर जो है कौन सा अभिक्रिया हो गया, प्रकाशीय अभिक्रिया। समझिएगा, प्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, समझ गए होंगे, यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर AgBr है, यहाँ पर प्रकाश दिए तो यहाँ पर Ag प्लस Br2 में टूट गया। फिर AgI है, Ag प्लस I2 में, यहाँ पर दो भागों में प्रकाश देने से टूट गया। यहाँ जैसे कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं वायुमंडल से पेड़ पौधा लेता है, H2O जो है जड़ से लेता है जल, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल। यहाँ पर क्या बना लेता है, पौधा भोजन बना लेता है। ठीक है, यानी ग्लूकोज बनाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में टूटा है, इसलिए प्रकाशीय अवघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ गए होंगे। अगला है एकल विस्थापन। अगला कौन सा है, एकल विस्थापन। समझ गए, एकल विस्थापन मतलब कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अधिक क्रियाशील तत्व समझते हैं, जो कि क्रियाशीलता आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिए क्रियाशीलता हम लिख दिए हैं। क्रियाशील मूलक जो है याद रखना, पहला होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, सोना, टीन। इसके बाद Pb, यहाँ पर देखिए Pb है हाइड्रोजन, इसके बाद कॉपर, Ag, फिर Au होगा, फिर Pt है। ठीक है, इस तरह से ये हुआ आपका कौन सी रासायनिक अभिक्रियाशीलता। ठीक है, क्रियाशीलता, इसको याद रखना है। देखिए यहाँ पर इसमें जो कह रहा था उसको समझिएगा। कहता है एकल विस्थापन में क्या कहता है, कम क्रियाशील धातु जो है अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापित होगा। यहाँ पर कम क्रियाशील धातु देखिए, यहाँ पर देखिए CuSO4 जो है ना, Cu देखिए यहाँ पर Cu देखिए नीचे में होगा, Cu यहाँ पर देखिए Cu देखिए यहाँ पर नीचे में है कि नहीं, Cu यहाँ पर है नीचे में, यहाँ पर है Cu आपका देख सकते हैं, Cu नीचे है। यहाँ पर देखिए Fe देखिए कहाँ था, ऊपर में होगा। Fe देखिए कहाँ पर था, Fe यहाँ पर देखिए है ना ऊपर में। ये ज़्यादा क्रियाशील हुआ, ये क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, नीचे वाला कम हुआ। यहाँ पर देखिए FeCuSO4 को यहाँ पर क्या करते हैं, विस्थापित FeSO4 प्लस Cu बना दिया। उसी तरह ZnCuSO4 है, यहाँ पर Zn जो है उसके स्थान पर ये जो है ZnSO4 से अभिक्रिया कर लेगा, और Cu उधर जो है साइड में हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, यहाँ पर एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा और अधिक क्रियाशील तत्व जो है ना उसके स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को एकल विस्थापन, इसको बता भी दिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अगला है उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर आदान प्रदान होगा, जैसे NaCl AgNO3, AgCl यहाँ पर जो है प्लस NaNO3 बनता है, यानी ई प्लस में होता है, किस में होता है, माइनस में। ई प्लस में होता है, ई माइनस में होता है। प्लस वाला माइनस से अभिक्रिया करेगा, सीधा दिमाग में रखिए। NaNO3 बना लेगा, यहाँ पर NaNO3 बनाया ना, तो यहाँ पर प्लस वाला फिर माइनस से Ag जो है Cl से AgCl अभिक्रिया कर लिया। यहाँ पर भी इसी तरह से है, ई प्लस में होता है, ई माइनस में, ये दूसरा माइनस में, फिर उसी तरह ई प्लस में, ईठो होता है प्लस में, ई प्लस में होता है, ईठो माइनस में होता है। फिर प्लस वाला NaCl बना लिया है, और यहाँ पर BaSO4 यहाँ पर देखिए बना लिया है एक ना। इसी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया आयनों का आदान प्रदान के द्वारा अभिक्रिया किया। अगला है अवक्षेपण। अगला कौन सा है, अवक्षेपण अभिक्रिया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ विलयन से पृथक होकर नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है, यानी जिसमें कि नीचे अवक्षेप के रूप में बैठेगा उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। समझिएगा, ठीक है। जैसे कि NaCl जो है AgNO3 से अभिक्रिया किया, NaNO3 और AgCl2 बनाया। यहाँ पर जो है तीर का निशान किधर है, नीचे की ओर, इसीलिए इसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। समझ गए होंगे। अगला, सभी अवक्षेपण अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। याद रखना है, जितना भी अवक्षेपण अभिक्रिया है सब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दो गो आयन का आदान प्रदान हुआ है। यहाँ पर प्लस में एगो रहता है, एगो किस में रहता है, माइनस में। दूसरी यहाँ प्लस में एगो माइनस में रहता है ना, तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, उसके फलस्वरूप जो है यहाँ पर जो है अगला यहाँ पर बनता है, इसीलिए यहाँ पर इसको कहते हैं सभी अवक्षेपण अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक है, अगला समझिए यहाँ पर। अगला है उदासीनीकरण। अगला कौन सा, उदासीनीकरण। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अम्ल
भस्म से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनाता है, याद रखना। अम्ल की HCl, जिसके आगे में H होगा उसको अम्ल कहते हैं, जिसके आगे में H होगा उसको अम्ल कहते हैं, जिसके पीछे OH होगा उसको भस्म कहते हैं। समझिए ट्रिक से, ठीक है। यहाँ पर देखिए HCl अम्ल हुआ और यहाँ पर OH है पीछे में, इसलिए ये भस्म हो गया। यहाँ पर अभिक्रिया किया तो क्या बनेगा, लवण। NaCl क्या है, लवण है, और प्लस में जल बनाएगा। यहाँ पर देखिए जल बना है, सब में देखिए यहाँ पर जल बना है ना। यहाँ पर देखिए H2SO4 ये अम्ल हुआ, CaOH का होल 2 यहाँ पर जो भस्म हो गया, ठीक है। अम्ल से भस्म से अभिक्रिया किया, CaSO4 प्लस H2O बनाया। उसी तरह यहाँ अम्ल है, H आगे में है, OH पीछे में है, तो इसलिए भस्म हो गया। यहाँ पर जो है एक तरह से बन गया इस तरह से। ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ गए होंगे। इसमें सिंपल से याद रखना है, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा, सीधा याद रखना, ठीक है। अगला याद रखना, अगला कुछ पॉइंट है उसको देख लीजिए। कहता है जब भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इंपॉर्टेंट बात है, जब धातु अम्ल से भी, देखिए यहाँ पर धातु NaCl क्या है, धातु सॉरी Na क्या है, धातु है, HCl अम्ल है, इससे अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस मुक्त करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। इसको यही इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। अगला धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट समझते हैं यहाँ पर, या धातु के बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यहाँ पर देखिए वही लिखे हैं, धातु के कार्बोनेट, यहाँ पर धातु है Na और यहाँ पर कार्बोनेट CO3 क्या हुआ, कार्बोनेट हो गया। जब ये कहता है धातु, यानी ये किससे अभिक्रिया करता है, यहाँ पर लिख दिए हैं धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइक अम्ल से। यहाँ पर देखिए लिखा है ना अम्ल से, अम्ल है कि नहीं, HCl क्या है, अम्ल है, क्योंकि आगे में H है। अम्ल से अभिक्रिया किया तो यहाँ पर NaCl, यहाँ पर जो है क्या बनाया, लवण, NaCl लवण है। यहाँ पर जल बनाता है, जल यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जल, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसको याद रखना है। यहाँ पर भी धातु के कार्बोनेट ये हो गया, धातु के बाइकार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट इसको पढ़ते हैं, या पीछे में बीच में H है इसलिए बाइकार्बोनेट बोलते हैं। जब अम्ल से अभिक्रिया किया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम सल्फेट, यहाँ पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया करता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है और चूने के पानी को क्या करता है, दूधिया करता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला समझिएगा आगे, अब समझिएगा यहाँ से जो है और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसको जो है देखते हैं।